मतगणना के बाद अब मेयर बनाने को लेकर भागदौड़ चल रही है। 6 बोर्ड में इस बार 5 महिलाओं के मेयर बनने का रास्ता साफ है। हालांकि 6 बोर्ड में कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और इससे चुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है। शहरी सरकार बनाने की रेस चल रही है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने घोड़े दौड़ा दिए हैं। 6 निगम में हालांकि दोनों ही पार्टियों को 2-2 निगम में स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन इस बीच पार्टियों ने 6 निगम में अपने मेयर प्रत्याशी खड़े करते हुए जीत का दावा भी ठोका है। शहरी सरकार के चुनाव काफी रोचक मोड़ पर हैं और इस बीच खरीद फरोख्त का ऑडियो भी सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी श्रीमती कुसुम यादव जी के पति श्री अजय यादव जी की आवाज है और वो किसी से खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। हमारा हक बनता था और हमें उचित लगा कि हमें इसकी जांच के लिए एसीबी में इसको देना चाहिए। हमने एसीबी से आग्रह किया कि इसकी जांच करें और इसकी जांच करके सच्चाई सामने लेकर आए। जो हमारा हक है उस तरीके से हमने किया और भारतीय जनता पार्टी का प्रिय शक्ल है आजकल खरीद फरोख्त। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को खरीद फरोख्त के रूप में चलाना चाहती है। भाजपा और कांग्रेस बाड़ाबंदी के जरिए शहरी सरकार बना रही हैं। भाजपा ने मतदान के दिन से ही बाड़ाबंदी शुरू की तो इसके बाद कांग्रेस ने भी पार्षदों को अपने बाड़े में लिया और पार्टी के आला नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा बोर्ड बनाने की कवायद में मोहरे बिठा दिए हैं। लेकिन विष्णु लाटा फैक्टर अभी भी पार्टी के जहन में है, जो माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। यही वजह है कि कोटा दक्षिण के पार्षदों को पार्टी ने मध्य प्रदेश भिजवा दिया है, तो जयपुर सहित बाकी निगमों के पार्षदों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। हालांकि भाजपा ने ऑडियो वायरल पर कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेस की हार की इसे बौखलाहट बताते हुए अपनी जीत के दावे भी किए हैं। जिस तरीके के आरोप अजय यादव, जो कुसुम यादव के पति हैं, उनके ऊपर लगाया गया और अजय यादव ने भी मीडिया के सामने आकर ये बात कही है कि मैं दशरथ सिंह जो पार्षद है मैं उसको नहीं जानता, न मैंने कभी बात की है और मैं वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हूं और हर उस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए तैयार हूं जो भी सरकार कराना चाहे। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। मेयर चुनाव एक बार फिर रोचक हो रहा है। पार्टियां पहले अपना घर बचाने की जुगत में लगी हुई हैं, जिसमें जयपुर ग्रेटर भी एक है। अब देखना होगा कि मंगलवार को आने वाले नतीजे किसके लिए मंगल खबर लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे
10 तारीख मंगलवार बड़ा महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है। राजस्थान के 3 शहरों के 6 निगम के मुखिया कौन होंगे, इसका फैसला होना है। और बिहार चुनाव परिणाम भी सामने आएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार का क्या रहेगा, इसके परिणाम भी आएंगे। 28 सीट पे वहां बाई इलेक्शन है। खैर, लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे जयपुर के कोटा और जोधपुर के मेयर का महामुकाबला। बाड़ेबंदी से सरकार बनेगी शहरों की, और जब क्लियर मेजोरिटी भी है तो बौखलाहट क्यों है राजनीतिक दलों में? और क्या वास्तव में अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार तो किसी को भी है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग लड़ता है, लेकिन एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं कि लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए नामांकन किया गया है। ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि जब किसी दूसरी पार्टी के पास में अगर मेजोरिटी है तो हमें कैंडिडेट खड़ा करना है कि नहीं करना है। तो चलिए इसी को लेकर के चर्चा करेंगे हम, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जो लगातार इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बने रहे, आशीष चतुर्वेदी जी भाजपा से, और सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं इस बार जयपुर, कोटा और जोधपुर 3 जगह 6 मेयर बनेंगे, और मेयर का महामुकाबला कहना वाजिब होगा क्योंकि मेयर होता है। और सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है कोटा दक्षिण और जयपुर हेरिटेज पर। लेकिन बाड़ेबंदी का सहारा लेना पड़ा श्याम जी, और बाड़ेबंदी इस कदर लेनी पड़ी कि जैसे भरोसा नहीं हो राजनीतिक दलों को, जहां मेजोरिटी है तो भी बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से जयपुर नगर निगम में पिछले दिनों विष्णु लाटा को लेकर के चुनाव हुआ था और बहुमत भाजपा के पास था, उसके बावजूद भी कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी ने जो कुछ किया, उसका परिणाम है कि आज बीजेपी डरी भी है, भयभीत है कि सत्ता का सदुपयोग करके जिस प्रकार से जो कुछ हो रहा है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने जिस प्रकार से कोटा दक्षिण में आरोप लगाया, उसके बाद स्थिति अलग हो गई। और अब आप देखिएगा कि जयपुर हेरिटेज में फिर वही जिस प्रकार से आपने विधानसभा राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की सरकार के ऊपर डैमेज बीजेपी कर रही थी, तो वही एसीडी का आरोप लग रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीदा तो उधर। तो आज उसी प्रकार से जयपुर हेरिटेज के प्रत्याशी कुसुम यादव हैं, जो कि पहले निर्दलीय लड़ी थी और फिर बीजेपी ने उसको शामिल कर लिया, 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद शामिल कर लिया, क्योंकि एक राजनीति में कुछ भी संभव होता है। और उसके बाद उनके पति अजय यादव पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के वोट जुटाने के लिए निश्चित रूप से निर्दलियों का सहारा लिया, कि मौजूदा स्थिति में आप देखिएगा कि वहां पर 100 पार्षद हैं, उसमें से 51 बहुमत के लिए चाहिए, 47 भी कांग्रेस के पास है, 42 बीजेपी के पास है, निर्दलीय 11 है। अब 11 को, अब उसमें एक के ऊपर तो आरोप लगा लिया है कि दशरथ सिंह पार्षद है, उसको कहा कि 25-25 लाख ले लेना, आपको नगर निगम की कमेटी का चेयरमैन बना देंगे, मौज करोगे, सब कुछ करोगे। एक वीडियो वायरल होता हुआ वो आज एसीडी को फिर सौंप दिया है। एसीडी में मामला दर्ज हो गया है और एसीडी ने जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ उनके पति ने इस आरोप को खारिज भी कर दिया कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। यही कोटा दक्षिण की बात हो रही है। कोटा दक्षिण में दिखेगा कि कांग्रेस को भय था, इसलिए उनके पार्षदों को जयपुर लाया गया, जयपुर में रुके हुए हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। कल उनकी फोटो भी छपी कि वो लेपर्ड सफारी करने गए थे। वहां पर राजेंद्र राठौड़ आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के जो मंत्री हैं, शासन मंत्री, वो हमारे निर्दलीय पार्षदों के परिवार को धमका रहे हैं कि देख लेना, वोट नहीं दिया तो क्या होगा। तो ये सारी गतिविधियां किस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से जब यहाँ दल बदल कानून लागू नहीं होता तो खरीद फरोख्त का दोनों ही पार्टियों के ऊपर आरोप पहले बीजेपी ने लगाया कांग्रेस पर, अब कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पे लगा रही है। और आज अरुण चतुर्वेदी खुद और एक आध लोगों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग से मिलने गए हैं और शिकायत करने गए हैं कि जो हमारे ऊपर छवि को धूमिल किया जा रहा है और हमारे को जिस प्रकार से ग्रेटर में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, ग्रेटर में भी। श्याम जी, बात यहाँ पे ये उठती है कि क्या ये मान के चलें कि खासकर देखिए जहां मेजोरिटी है वहां अगर कोई करिश्मा हो गया, अगर आपकी मेजोरिटी को खारिज करके अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, तो ये तो लगता है कि बाड़ेबंदी की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी होगी। और मुझे लगता है कि
ये पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या होगी कि इतनी मेजोरिटी के बाद भी हमारी क्रॉस वोटिंग हो गई। एक तो बात ये, दूसरा कोटा दक्षिण और हेरिटेज जयपुर, इस पे सबकी निगाह टिकी हुई है कि वहां क्या गुल खिल सकते हैं। हेरिटेज में यूं तो कांग्रेस के पाले में जा रही है, जैसे दावा किया जा रहा है कि 55 लोग हमारे साथ में हैं, 8 ने ज्वाइन कर ली, 47 उनके अपने हैं, तो इस लिहाज से तो उनका दावा मजबूत है। लेकिन जब तक वोटिंग नहीं होती है, चेहरा मेयर का बनकर के सामने नहीं आ जाता है कि हाँ ये मेयर बन चुके हैं, तब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कुछ भी संभव है, क्योंकि जैसे आपने बात कही कि इसमें ना तो दल बदल कानून लागू होता है, ना आपके इसमें वोट देख करके आप कास्ट करने, इसमें गोपनीय, वह आपका मत भी है वो गोपनीय है और आप किसी को भी डाल के आ सकते हैं। पहले ऐसा हुआ भी है, कोई नई बात नहीं है, तो इस हिसाब से तो हम संभावनाओं खारिज नहीं कर सकते। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है, वो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल शायद रस्म अदायगी कर रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोग वही कह रहे हैं कि जब मेजोरिटी नहीं है तो कांग्रेस ने क्यों खड़ा किया, कांग्रेस भी यही कह रही है कि जहां मेजोरिटी नहीं है वहां बीजेपी ने क्यों चुनाव लड़ा रही है। तो ऐसे में दूसरी तरफ ये भी जब पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो दो बातें क्यों की जा रही हैं? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप प्रलोभन देकर के तोड़फोड़ करें या सत्ता का डर दिखा करके पार्षदों को तोड़ें, दिक्कत वहां पर है। देखिए, चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे कि बाड़ेबंदी 6-7 दिनों से चल रही है। आप बताइए, कोटा के पार्षद मध्य प्रदेश में बाड़ेबंदी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहां पर हैं। अब आप स्थिति देखिए कि कोटा की पुलिस एक निर्दलीय पार्षद के फादर को लेकर के जाती है और उसको लाने की कोशिश करती है। आप कल्पना कीजिए कि अगर वो पार्षद राजस्थान में ही होते तो पुलिस का कितना दुरुपयोग ये कर लेते। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता पार्टी जो है वो अपने सत्ता में होने का दुरुपयोग कर रही है। आप देखिए कि जब राज्यसभा के चुनाव हुए उस समय पर एसओजी में इन्होंने एफआईआर की कि हर विधायक को 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। आज तक एक भी कांग्रेसी विधायक ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे पास किसका प्रलोभन आया 35 करोड़ के लिए। तो मुख्यमंत्री किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं जब एक भी विधायक आके सामने नहीं कह रहा है कि मैं मुझे 35 करोड़ का ऑफर दिया। आपने 2 आदमियों को गिरफ्तार करके 1 महीने तक जेल में बंद रखा, बाद में एसओजी उस पर एफआईआर लगा देती है कि साहब ये तो राजद्रोह का केस ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष किस हद तक जा सकती है इससे पता पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से अपने पार्षदों को प्रोटेक्ट करेगी। जी मैं श्याम जी वापस आ रहा हूं एक बार आपके पास में। अभी सुना आशीष चतुर्वेदी साहब को कि सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ये तो महज एक पार्षद चुनाव की वानगी है। हर जगह आप एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये सत्ता का सदुपयोग करते हैं। जहां ताकत दिखानी होती है वहां ताकत दिखा करके अपने एजेंडे को पास करा लेते हैं। ये सत्ता का सदुपयोग करते हैं और सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से ये सर्वसम्मति से अपने मेयर का कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाए ग्रेटर में। देखिए, आप एसएस राजवी साहब ने विरोध प्रकट किया था क्योंकि वो कोविड में है। उन्होंने के पीए के माध्यम से पत्र आया कि हम तो साथ, और आज जो विधायक नाराज थे अब जा रहे हैं, एक एक मिलने जा रहे हैं। आज अशोक लाहौटी गए, कालीचरण सराफ गए और चोमू पैलेस में गए। अब ये भी देखिएगा, आप जो कह रहे हैं ना कि ये मध्य प्रदेश में ले गए क्योंकि इनको भय है कि राजस्थान में इनकी स्थिति खराब है, सरकार इनकी है। पहले मध्य प्रदेश में सरकार कितनी थी? ये जिस प्रकार से बीजेपी ने वहां के विधायकों के विरोध करी और फिर टिकट देके चुनाव लड़ा रहे हैं, ये अपनी बात क्यों नहीं बताते? देखिए, दुविधा यह है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने साधनों का सदुपयोग करती है। पैसा भी दिया आपने, टिकट भी दे दिया, आप चुनाव भी लड़ा रहे हो। अब मध्य प्रदेश में आप सहारा भी ले रहे हो क्योंकि आपको सुरक्षित वही लगते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, आप जोधपुर वालों को गुजरात ले जाते हैं, वहां आपकी सरकार है, वहां सुरक्षित रखते हो। तो ये देखिए एक जगह नहीं है, कमी राजनीति में जो हरास हुआ है कि हम लोग कहाँ सुरक्षित है। जहां सुरक्षित होंगे वहीं पे हमारा अखाड़ा शुरू होगा। देखिए योगेंद्र जी, जो राजनीतिक हरास हुआ है, नैतिकता की जो बात हुआ करती थी, पुराने जमाने के जो नेता हुआ करते थे उसमें नैतिकता होती थी। अब तो क्या है कि राजनीति व्यवसाय हो गई है, सेवा का माध्यम नहीं रहा है। भले ही बीजेपी प्रोपोगंडा करती हो कि हम तो सेवा के लिए सत्ता में आते हैं,
और किस तरह से क्या क्या हो जाता है, सब कुछ है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपना रूप दिखाती है। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी जो बड़े दल है, उनको शिष्टाचारता, स्वच्छ राजनीति का परिप्रेक्ष्य दिखाना चाहिए। अब आपके पास, जब आपके पास नहीं थे तो छोड़ देना चाहिए, नहीं हम भी चुनाव लड़ाएंगे, वो भी लड़ाएंगे चुनाव, और चुनाव लड़ाएंगे तो ऐसे लोगों को लड़ाएंगे जिनके पास पैसे हो, निर्दलियों को। ये कह सकते हैं श्याम जी, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है ये निकाय चुनाव को लेकर के, केवल एक चेहरे बदले हुए हैं बस। बाकी वक्तव्य तो नहीं है। जो कांग्रेस कर रही है वही बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस कर रही है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो इस तरह का व्यवहार और जो होने लगा है, उससे राजनीति का गंदापन, ओछापन, देखिएगा धनबल और जो भी उपयोग किया जा सकता है वो हो रहा है। इसलिए राजनीति को स्वच्छता की तरफ कैसे ले जाएंगे, और बातें बहुत होती है, आपस में बातें करते हैं, लेकिन जहां जिसका दाव लगता है वो अपना दाव खेलता है। अब आप ये आपके देखिएगा, ये वो कांग्रेस कहती है कि हमारी 3 सरकारें 4 सरकारें गिराने में, और राजस्थान की सरकार गिराने में लगे हुए थे, हम बचाने में लगे हुए थे। कैसे? एसओजी, एसीबी, और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये तो गलत है, हमने वापस ले लिए। तो ये सब चीजें सामने आ रही है। अब आपने देखेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी, अब वो कह रहे मेरे ही नहीं है, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। तो देखिए, अब ये सारी बातें अगर बीजेपी कुसुम यादव को समय रहते हुए निष्कासित भी करती है, फिर ले लेती है साथ, फिर लोग विरोध भी करते हैं, कहते हैं क्या हो रहा है। तो अब देखिए, जयपुर में ग्रेटर में हो रहा था, कौन तैयार था? अब आप करौली में सभापति उनके पति रहे, उससे पहले वो महिला आयोग की मेंबर बनी तो करौली से बनी, और उसके बाद मेयर बना दिया आपने। अब मेयर बनाने के बाद आप देखिएगा किस तरह की चर्चा शुरू हो रही है। मेयर का प्रत्याशी बनाया श्याम जी। देखिए क्या होता है मेयर को लेकर के, और क्योंकि जिस तरह से वाड़ेबंदी बीजेपी ने की है ग्रेटर की भी, उस लिहाज से बीजेपी को कहीं ना कहीं या तो कुछ ऐसे सोर्सेस से कुछ जानकारी है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर लगता है कि जो कहा जाता है कि दूध का जला जो होता है वो छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, या ये कह सकते हैं यहाँ पे इसी तरह से कुछ लग रहा है। तो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा हुआ है सिस्टम का, कि भरोसा ना बीजेपी को है ना कांग्रेस को है कि पूरी तरह से जितने हमारे पार्षद हैं टोटल 100% हमारे पार्षद वोट डाल देंगे। अगर ऐसा है तो फिर इस दावे को नहीं करना चाहिए कि हम महफूज केवल बस बाड़ेबंदी में ही है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। चलिए, सुरेश चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके पास में जाना चाहूंगा एक बार। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सुरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे एक बार। सुरेश जी गोपनीय रिपोर्ट लेके आए हैं अपने उसकी कांग्रेस से, सरकार की गोपनीय प्रस्तुत करेंगे आज। तो हेलो, एक बात जानना चाहेंगे कि दोनों तरफ ही एक चीज को लेकर के भरोसा थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो कि पार्षदों पे भरोसा नहीं होना। अगर आप कहेंगे कि नहीं ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, बीजेपी में ही है, तो बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर कोटा में करवा रहे हैं आप, जयपुर में करवा रहे हैं। नहीं, बाड़ाबंदी कहां हो रही है? तो आप कह रहे हो बाड़ाबंदी तो बीजेपी ने की है जी। वीडियो तो कौन दिख रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप बाड़ाबंदी की बात कर ही क्यों रहे हैं? ये तो शिष्टाचार है, वहां पे शिष्टाचारता सिखा रहे हैं पार्षदों को, भविष्य की भावनाएं, राजनीति सिखा रहे हैं, कैसे रहोगे, डरो मत, हम साथ हैं आपके। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाड़ाबंदी कर रखी है, कांग्रेस ने कोई बाड़ाबंदी नहीं कर रखी। बाड़ाबंदी तो की थी बीजेपी ने बाड़ाबंदी की, वोट डाला, पार्षद को उठाया, ले जाके बंद कर दिया। तो बीजेपी को है, कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस ने तो जो पार्षद जीत गए, नए पार्षद जीते हैं, उन्होंने कहा कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें समझाओ वोट कैसे पड़ेगा, नगर निगम कैसे चलता है, नगर निगम कैसे चलता है। ये ट्रेनिंग देने के लिए हमारे विधायकों के साथ हमारे पार्षद बैठे हैं, और हमारे उसमें भी कोई बाड़ाबंदी नहीं है। आप अभी टेलीफोन करो, तुरंत बात कराएंगे। बाड़ाबंदी में बात होती है क्या?
हम बात करने को चाह रहे हैं। कोटा वालों को लेके आयो, वहां प्रशिक्षण धारीवाल तो खुद इतने सक्षम है कि वो दुनिया को प्रशिक्षण। आपको ये नहीं, आपको मैं योगेश जी मैं बताऊं आपको, कोटा वालों को हमें जयपुर इसलिए लाना पड़ेगा कि शांति धारीवाल जी हमारे जयपुर के प्रभारी हैं, और प्रभारी महामंत्री होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते वो कोटा और जयपुर दोनों जगह कैसे होंगे? दोनों को संभाल रहे हैं। नगर निगमों में उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने सामूहिक दोनों को जयपुर रखा है। कारण ये है। क्या बात है आशीष जी, आपके पास आप बाड़ेबंदी है, बाड़ेबंदी कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस तो इनको प्रशिक्षण देगी, इनका ध्यान निगम कैसे चलाना है आपको। देखिए, अब ये सुरेश जी स्वीकार करें या नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मैं स्वयं भी स्वीकार कर रहा हूं। मैं भी बाड़ेबंदी शब्द ही प्रयोग कर रहा हूं। मैं भी कह सकता था कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपके महापौर के कैंडिडेट के आज बात करते आए, वो पैसे का ऑफर कर रहे हैं, चेयरमैन ही ऑफर कर रहे हैं, गाड़ी ऑफर कर रहे हैं, सुरेश जी जांच कराइए। सुरेश जी सरकार आपकी है, आपने जैसे पहले राज्यसभा चुनाव में जांच कराई, वैसे जांच करा लीजिए। वो अपना वॉइस सैंपल देने को तैयार है, आप जांच कीजिए ना। सरकार है आपकी सरकार है, जांच कीजिए। आप तो ये बताओ पहले, मीडिया सच्चा या झूठा? नहीं, मीडिया सच्चा है झूठा ये वाली बात नहीं है। हम कह रहे हैं आप जांच करवाइए ना, आपके पास एजेंसी है। चलाई चीज है मीडिया, सही है या झूठा? जांच में पता पड़ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। आप मुझे बताइए ना, अभी 3 महीने हो गए, मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाए थे विधायकों को 35 दिए। एक विधायक तो लाइए जो कहे कि मुझे रुपए दिए। बहस के तरीके से करो। मैं कह रहा हूं ये इशू आया, मीडिया लाया है। आपके महापौर के कैंडिडेट के पतिदेव बात कर रहे हैं, वो तैयार है, सुरेश जी तैयार है, वो इसमें क्या दिक्कत है? तैयार है, आप जांच करो, करा लीजिए। वो कह रहा है मेरा जांच शुरू हो गई। कानून का काम करेगा, कानून का काम करेगा, लेकिन ये ऑफर देना, खरीदना, बेचना, लेना देना ये काम बीजेपी का है, हमारा नहीं है। ये खरीदने का काम बीजेपी करती है, हम नहीं करते। जवाब तो सुनिए, नहीं करते, बीजेपी करती है। जवाब तो सुनिए, एक बार जवाब तो सुनिए। हाँ आशीष जी जवाब दीजिए, जवाब है सुरेश चौधरी जी के आरोप का। जवाब यही है साहब कि जो भी तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। अगर वो इनके पास सबूत है तो लेके आए। जब वो पार्षद के पति स्वयं कहने को तैयार है कि आप मेरा वॉइस सैंपल ले लीजिए, मेरी वो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। और आपके पास एजेंसी है, आप कीजिए ना उसका वॉइस सैंपल लेकर के। वो तो स्वयं अपना वॉइस सैंपल देने को तैयार है। और खरीद फरोख्त कहां से चल रही है सबको पता है। देश में किसने ऐसा माहौल बनाया है सबको पता है। आप राजनीति को आप भी स्वच्छ कर सकते थे। 50 सालों तक आपने देश में राज किया है। मध्य प्रदेश में हमने बनाया, वो बहस डाइवर्ट हो जाएगी आशीष जी। हम केवल अभी बस राजस्थान के तीनों निगम पे फोकस करना चाहते हैं। 6 प्रदेश का हमने बनाया क्या? चलिए वहां मत जाइए। मध्य प्रदेश का हमने बनाया क्या? 28 चुनाव हमने कराया क्या? उसके लिए मालूम पड़ जाएगा किसने किसको लिया। वो तो कल काउंटिंग हो रही है, मालूम पड़ जाएगा कि आपके 28 लोग क्या जीते, कौन आ रहा। नहीं, आशीष जी कह रहे हैं कि कौन ले रहा है कौन दे रहा है, इसका पूरा देश जानता है। ये पता नहीं है राष्ट्रभक्त कहां से बन गए। खुद के अलावा किसी को कुछ को मानते नहीं, खुद के अलावा किसी को जानते नहीं। पता नहीं कौन सी कहां की गंगा कहां की बहा देते हैं, बहाने देते हैं। पहले कह रहे थे गंगा साफ करा देंगे, वो उसको और मेली कर रहे हैं झूठ बोल के। जी चले, लेकिन बाड़ेबंदी, चले आप कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी नहीं है, प्रशिक्षण की बात है। तो इलेक्शन में ऐसा कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें हम समझदार अगर पार्षदों को ये बता पाए कि यहाँ वोट ऐसे डालना है, और वो भी 7-7, 8-8 दिन तक। योगेश जी, मैंने आपको कहा कि ये प्रभारी मंत्री जयपुर जिले के कौन है? शांति धारीवाल जी हैं या नहीं है? संगठन की तरफ से भी प्रभारी हमारे धारीवाल जी लगे हुए, आपको पता है कि नहीं है? हमारे दोनों जगह के प्रभारी धारीवाल जी हैं। इसलिए धारीवाल जी प्रभारी होने के नाते हम 2 जगह कैंपों में ट्रेनिंग एक साथ कैसे दे सकते हैं, कोटा जाके और जयपुर जाके? तो धारीवाल जी तो नहीं गए वहां पर। कैसे नहीं गए? कैसे नहीं गए? कैसे नहीं गए?
कहाँ गए बताओ सही, कहाँ गए? जयपुर वाले में तो मैंने, हम ट्रेनिंग देंगे, हम जाएंगे आएंगे, उसकी रिपोर्ट भेजेंगे आपको। बिल्कुल भेज, फोटो सहित भेज रहे हो, जो आप गाने गा रहे हैं नहीं, विधायक हमारे विधायक को, हमारे विधायक, कल वहां पे गए थे ना, पीडिया को बुलाकर के कहा 55 लोग हमारे साथ है, ये खड़े, मुस्लिम को नहीं बना रहे, मुस्लिम हमारे साथ है, सब बातें आपने भी कही ना कल वहां। रिकॉर्ड हम नहीं मांग रहे, ये तो आपके खुद के अपने हालात बयां कर रहे हैं। हालांकि अब ये तो आप दोनों को तय करना है, पार्टियों को, कि हमें वास्तव में ये बाड़ेबंदी से बचना चाहिए, बाड़ेबंदी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या ऐसे पार्षदों को टिकट दिया जाए जो बिल्कुल ताल ठोक के कह सके कि पार्टी के सिंबल पे जीत के आए, पार्टी के अलावा कोई मंजूर नहीं। ये तो आप लोगों को तय करना है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के 3 शहरों के 6 का परिणाम आने वाला है, और उससे पहले लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, बाड़ेबंदी की जा रही है, प्रशिक्षण का नाम दिया जा रहा है। ब्रेक से पहले आपने देखा सुरेश चौधरी साहब का दावा था कि प्रभारी मंत्री 2 जगह जाकर कैसे कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। खैर, लेकिन वो चलिए, बहुत अच्छा है, उन्होंने अपनी पार्टी की वकालत की, लेकिन बात ये नहीं है कि शांति धारीवाल बहुत ज्यादा अंगेज हैं और दोनों जगह जा नहीं सकते, ये सब बातें नहीं है। खैर चलिए, लेकिन एक पॉलिटिकल बयान है उनका। अरुण शर्मा साहब जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस से। अरुण जी, आपका स्वागत है। मैं आप ही के पास आना चाहूंगा एक बार। ये इलेक्शन है सामने, और बाड़ेबंदी उससे पहले आपकी पार्टी कहती है हम प्रशिक्षण, बीजेपी भी कहती है कि प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो पार्षदों को इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण देना, और बाड़ेबंदी, हम तो आम भाषा में बोलते हैं कि बाड़ेबंदी में है, और बाड़ेबंदी में या तो राजनीतिक दलों का भरोसा डगमगाया हुआ है कि अपने लोगों पे उन्हें भरोसा नहीं रहा। बात केवल कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी का भी यही हाल है। जी हाँ योगेंद्र जी, वैसे इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये भी सही है कि इनमें से ज्यादातर लोग पहली बार राजनीतिक पटल पे आए हैं और उनकी किसी भी तरीके की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है पब्लिक डीलिंग में, तो एक प्रशिक्षण देने की जरूरत तो जरूर है। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं, बाड़ेबंदी का जो शब्द है वो प्रचलित हो गया है, क्योंकि देश में पिछले कुछ सालों से आपने जो माहौल देखा है, और इसकी हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। अब तो पिछले 6 साल में इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये अब जनता को भी मालूम है। ये काफी प्रचलित है कि लालच देके या कुछ तिगड़म भिड़ा के सरकारें गिराना बनाना, ये काफी दस्तावेज अब इसके मौजूद हैं। इसलिए कोशिश ये रहती है कि जो जिस टिकट पे जीत के आए हैं वो एक जगह इकट्ठे रहें, उनको कुछ प्रारंभिक प्रशिक्षण भी दिया जाए और अपने अपने दलों के बारे में उनकी समझ बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल आशीष जी, यह तो एक बात होती है नापी तुली की, हाँ ये बात है कि प्रशिक्षण दिया जाता है, सही जगह पे वोट डाला जाए। राज्यसभा में भी रहता है, राज्यसभा में खैर कुछ हद तक प्रशिक्षण दिया भी जाता है, उसके वोट में और इसके वोट में बहुत अंतर है। इसमें सीधा आपको ठप्पा लगाना और क्लियर। राज्यसभा में बाकायदा आपको पर्टिकुलर एक पेन भी दिया जाता है, उसी से आपको सिग्नेचर करना। वहां एक प्रोसीजर मेरे समझ में बैठता है कि आपको ये करना, खारिज भी हो जाते हैं वोट कुछ। वहां एमपी के उसके लिए एमएलए जो वोट डाल रहा है, जो जनता के वोट से जीत के आए हैं, वो उनका वोट भी खारिज हो जाता है। कई मरतबा ऐसी स्थितियां बनी है। राजस्थान में भी एक बार 2 वोट खारिज हुए अशोक गहलोत साहब के टाइम पे, जिनमें से तो एक मंत्री जी का वोट भी था। खैर चले, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। तो आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के पास में कुछ जगह पे बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी है, वैसे तो 2-2 आप लोगों के खाते में जा रही है। मेजोरिटी के लिहाज से अगर बात करें तो 2 जगह ऊहापोह की स्थिति है, और ये किसी के खाते में भी जा सकती है, क्योंकि 36-36 है कोटा दक्षिण में, और वहां 8 निर्दलीय हैं। वो किसके साथ में जाएंगे, यानी कि ऊंट किस करोड़ बैठा के कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और इसी तरह से हेरिटेज में
हालांकि हेरिटेज में कांग्रेस का दावा है कि हमारे पास में 8 निर्दलीय विधायक आ चुके हैं जो हमारी विचारधारा से लगाव रखते हैं, जुड़े हुए हैं और वो हमारे अपने हैं, तो इस लिहाज से 55 होते हैं उनके। तब तो कहीं कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि जोड़ तोड़, क्रॉस वोटिंग, खरीद फरोख्त से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है योगेंद्र जी, पहले तो मैं जो अरुण जी ने अपनी बात कही उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि आप उठा के देख लें, ये कोई 6 साल पहले से ही प्रारंभ हुआ है प्रशिक्षण देना या बाड़ेबंदी, जो भी हम शब्द प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। ये काफी समय से चल रहा है। अगर आप भी रिकॉल करेंगे तो राज्यसभा के चुनाव में भी चलता है और उसके पहले भी विधायकों की बाड़ेबंदी की जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर हम बीजेपी गुजरात सरकार की बात करें, जब केशुभाई पटेल थे तो वो हजूरिया खजूरिया जब प्रकरण हुआ था तो सबको खजुराहो लेकर के गए थे, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब ये चल रहा है। देखिए होता क्या है, देखिए कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे स्वीकार कर रहा हूँ कि राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे का प्रयोग भी करते हैं और पैसे से सत्ता भी प्राप्त करते हैं और सत्ता पाने के बाद पैसा का अथाह पैसा भी कमाते हैं। देखिए इससे मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब इस तरह के लोग होते हैं ऐसा भी नहीं है। राजनीति में सब तरह के लोग हैं। अब रही बात आपकी यहाँ पे जो कल चुनाव हो रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जाकर के 2 में स्पष्ट रूप से बीजेपी आएगी, 2 में स्पष्ट रूप से कांग्रेस आएगी और कहीं ना कहीं हम इसको 3-3 करने में सफल होंगे। जी चलिए, इंतजार रहेगा कि कौन बाजी मारता है कोटा दक्षिण में, क्योंकि बराबरी का मुकाबला है वहां पे और कौन अपने पक्ष में करेगा ये देखने वाली बात होगी। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। आशीष जी की एक तो बहुत ही नपी तुली बात कही उन्होंने कि 3-3 पे हाथ साफ करने में, हम बाजी मारने में हम लोग सक्षम होंगे। ये तो देखिए क्या सफलता मिल पाती है, किसको मिल पाती है, इंतजार करना पड़ेगा मेयर के रिजल्ट का। लेकिन फिलहाल ये ठप्पा लगा सकते हैं इस पे कि हाँ दोनों तरफ घबराहट जरूर है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की कार्यप्रणाली दोनों तरफ से चल रही है उसे घबराहट स्वतः ही है। जब ये पता था कि जब कांग्रेस शासन में आने के बाद विष्णु लाटा को जिस प्रकार से मेयर बनाया कि बहुमत तो बीजेपी के पास था, अगर उस वक्त ये सब कुछ घटनाक्रम हो सकता है तो अब भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब दल बदल कानून ही लागू नहीं है तो आप निर्दलियों को तो कहीं भी ले जा सकते हो, सत्ताधारी पार्टी के लोगों को ले जा सकते हो। आप बीजेपी के कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस के बीजेपी में आ सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, देखिएगा बहुत पुराना है। निकाय चुनाव में हमेशा से ही सैर सपाटा कराने का और वो सब कुछ कराने का, प्रधानों के चुनाव होंगे, जिला प्रमुख के चुनाव होंगे, सब जगह सब चलता है। तो ये जब देखिएगा, जब कानून बनाते वक्त अगर राजीव गांधी ये भी कर देते कि दल बदल विधेयक कानून लागू होगा यहाँ पे भी, तो ये सारी स्थिति नहीं होती। अब ये जरूरत है, आज मौजूदा स्थिति में सरकार चाहे किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, तो राज्य निर्वाचन आयोग में जाने से, देने से वो भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास है नहीं कुछ भी। लेकिन यह विधायक जो कानून बना हुआ है उसमें संशोधन जैसे पहले लाए थे कि डायरेक्ट मेयर का चुनाव होता है और बाकी ये प्रावधान भी किया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं करना चाहता। सत्ताधारी पार्टी अपने साधनों का सदुपयोग करती है। अब अरुण जी कह रहे थे कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। अरे जब जीत जाए, जब आपका बोर्ड बन जाए तो प्रशिक्षण देना कि आपको पक्ष में रहना है या विपक्ष में रहना है। आज प्रशिक्षण किस बात का दे रहे हो? प्रशिक्षण इस बात का दे रहे हो कि किसी तरह से हमारे पास रहो, आपको बाहर खुला छोड़ देंगे तो 25 लाख प्लॉट और बहुत सारे कमेटी का चेयरमैन सब कुछ दे देंगे, तो कहीं भी डगमगा सकता है मन, अंतर आत्मा कहीं भी डगमगा सकती है। ये कोई सत्ताधारी पार्टी के ऊपर आरोप ये लगा ले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगा देती है, तो यह स्वीकार करने वाली बात भी है। अरुण जी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, राजनीति में जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है, ओछी राजनीति, भड़काऊ राजनीति और बिकाऊ राजनीति आ गई है, उससे निश्चित रूप से नैतिकता जो हुआ करती थी नेताओं में वो समाप्त हो रही है। उसको बनाए रखने के लिए हमको वो पाठ पढ़ाना चाहिए कि देखिए आप बिकोगे नहीं। आप टिकट देती वक्त भी आपको जब पैसों से टिकट बिक जाता है तो फिर वो पार्षद हो चाहे विधायक हो तो वहां जाके क्या करेगा? वो वसूली करेगा, वो कहेगा आपकी मेहरबानी थोड़ी नहीं, ये तो मेरा पैसा बोलता है और पैसा बोलता है। मेरे पैसे से वोट लेकर के आया हूं और उसके बाद मेरे दम पर मैं पार्षद बन के आया हूं या मेयर बन के आया हूं या एमएलए बन के आया हूं, जो भी। खैर चलिए, तो इंतजार रहेगा कि मेयर कौन होगा। 3 शहर 6 मेयर, ये तस्वीर मंगलवार को बनने वाली है और
राजस्थान में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कोटा दक्षिण और हेरिटेज जयपुर किसका कब्जा होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, बाड़ेबंदी हुई, प्रशिक्षण नाम दिया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दलों का भरोसा कितना डगमगाया हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे बिहार चुनाव की। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात करेंगे अब हम बिहार का ताज किसके सिर? क्या तेजस्वी महागठबंधन की मुखिया के रूप में जिस तरह से उनका चेहरा रहा, उनके सिर बनेगा ताज या फिर नीतीश की वापसी होगी? सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई है। यह एक ऐसा दौर रहा कि जिसमें पहले यूएस के चुनाव पर, उसके बाद में बिहार का चुनाव, क्योंकि बिहार बेशक एक राज्य हो, लेकिन बिहार की राजनीति पर हर किसी की निगाहें टिकी होती हैं कि बिना लालू, बिना पासवान के यह चुनाव कैसा रहा। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ में एनडीए का हिस्सा बनकर के एक बार वापसी, यानी कि 3 टर्म पूरे कर चुके हैं, तो 15 साल का जो उनका शासन रहा वह एंटी इनकम्बेंसी की भेंट चढ़ेगा या वापसी कर पाएंगे? तेजस्वी बिना अपने पिता के छत्र छाया में पूरा कैंपेन को संभाल के रखा, और ये तो कह सकते हैं रिजल्ट जो भी हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टक्कर जमकर के दी है। एग्जिट पोल पे अगर यकीन करें तो बिहार तेजस्वी का। खैर, लेकिन कहना जल्दबाजी होगी, हमें इंतजार करना चाहिए रिजल्ट का। तो चलिए एक बार फिर हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं और उनके पास वापस जाना चाहूंगा मैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एग्जिट पोल नेक टू नेक बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा झुकाव जो है महागठबंधन की तरफ है। तो एग्जिट पोल पे कुछ यकीन किया जाए या फिर परिणामों का इंतजार करना चाहिए? एग्जिट पोल राजनीतिक दल अपने पक्ष में होते हैं तो ठीक है, नहीं तो खारिज कर देते हैं। आप कैसे करेंगे इसे? देखिए योगेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा कि एग्जिट पोल तो पूरी तरीके से महागठबंधन की ओर स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि जनता ने बहुमत किसको दिया है ये कल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीति में नीतीश कुमार अपनी लाज बचा पाए या अपने 15 साल की कुर्सी को भाजपा के सहारे बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, ये बात सही है। लेकिन देखिए, चिराग पासवान और लालू प्रसाद के लड़के, इसके अलावा रघुवंश राय के पुत्र, ये 3 पुत्र नए राजनीति में परिप्रेक्ष्य में आए हैं। अब किसका कितना राजनीतिक भविष्य होगा ये चुनाव परिणाम घोषित करेगा। हमारे कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, देखिए युवा बाजी मारेगा और युवा ही मोदी जी को बताएगा कि क्या राजनीति में हो सकता है। अब पहली बार लालू प्रसाद यादव जी का चित्र मेरे को देखने को नहीं मिला। उनके पुत्र ने चुनाव का पूरा संभाला और तरीके से चुनाव प्रचार भी किया, और खुद ये भी बात सही है कि कांग्रेस ने भी वहां संजीवन बूटी के रूप में उपयोग हुआ और वहां के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में कामयाबी हासिल की। चिराग पासवान ने तो नारा भी दिया, मोदी तेरे से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, जैसे यहाँ कहा था वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, तो वो नारा वहां पे भी गूंजा। तो राजनीति परिप्रेक्ष्य में बिहार का चुनाव देश को संदेश दे जाएगा, क्योंकि वहां पर देखिएगा अमित शाह नहीं गए वहां, क्योंकि अमित शाह चले जाते तो 370 धारा, उसके अलावा एनआरसी का मुद्दा उठ जाता है, तो मुस्लिम वोट वहां पर अच्छी तादाद में है। वहां जिस प्रकार से मैंने देखा कि मुस्लिम वोटों की 14% मुस्लिम वोट है और ओबीसी 28% है। तो लालू जी ने हमेशा से मुस्लिम और ओबीसी के सहारे से सत्ता 15 साल चलाई थी। अब देखिएगा किस प्रकार का माहौल होगा और क्या कुछ है, वो तो कुछ समय ही बाकी है। अब आप कल तो अपन ये चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि सत्ता लालू के पुत्र के पास रह गई या नीतीश कुमार कहते हुए भी रह गए, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल। श्याम जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक देखने को मिली पूरे इलेक्शन कैंपेन के दरमियान, देश के मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी घेरने की कोशिश की गई, और राहुल गांधी जरूर चीन को लेकर के सरकार पे आरोप लगाते रहे, केंद्र सरकार पे, लेकिन तेजस्वी की स्मार्टनेस आप देखिए कि इस मुद्दे को डाइवर्ट नहीं होने दिया। उन्होंने लोकल मुद्दा रोजगार, उन्होंने नीतीश का कार्यकाल,
और उन्होंने एक बात और कही कि नीतीश जी मुझे एक उपलब्धि बता दें, मैं उस पर बहस करने को तैयार हूं और एक नई परंपरा शुरू होनी चाहिए। ये तो उनका काफी हद तक ये रहा कि इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने पूरा एक ऐसा टेम्पो बना करके रखा, उसे टूटने नहीं दिया, चाहे भीड़ की बात हो या जो उनको जितना, यहां तक कि लालू यादव के एक परिवार, उनके बच्चों को लेकर के भी नीतीश ने कमेंट्स किए, लेकिन वो बौखलाए नहीं। और एक बड़ी बात ये होगी, हार जीत देखिए मतदाता ने तय कर दिया, जो भी वो फैसला होगा। लेकिन आप ये देखिए, थोड़ा पीछे चलिए कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे और उन पर स्कैम्स के चार्ज लगे, उसके बाद उनकी संपत्तियां अटैच कर दी गई, गवाहों के लिए ईडी ने, इनकम टैक्स ने कई मर्तबा इस परिवार को बुलाया, लेकिन तेजस्वी टूटे नहीं। पूरे टाइम उनको भी फेस किया और समय समय पर सरकार को जब घेरने की बात आई तो घेरने के लिए सड़क पे भी तैयार मिले। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा युवा नेतृत्व तो बिहार में उभर करके जरूर आ गया है कि जो युवाओं का भरोसा जीत सकता है और एक नई दिशा दे सकता है बिहार को। रिजल्ट क्या रहेगा, मैं ये कहना बहुत जल्दबाजी करूंगा, लेकिन मैं एक वो देख रहा हूं कि बिहार में तमाम परिस्थितियों के बावजूद नीतीश देखिए बहुत परिपक्व नेता हैं, वो जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, ये तमाम चीजें देखी हुई हैं, बहुत कद्दावर नेता है, नीतीश का अपना एक कद है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जब उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ने की कोशिश की गई, जीतनराम मांझी को जोड़े रखने की कोशिश की गई, लेकिन सब एक एक करके निकल करके चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने मुख्यमंत्री का फेस मानने को तैयार नहीं रहे, जो इनके घटक दल के रूप में थे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वापस चले गए। उधर कांग्रेस को तैयार किया और कम्युनिस्ट पार्टी को तैयार करके मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए। एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है इसे, पहले दौर की तेजस्वी की। लेकिन देखिए रिजल्ट क्या रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चुनाव को काफी रोचक बना दिया। एग्जिट पोल अगर ऐसे ही आते हैं तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, और परिणाम कई बार अलग होता है, एग्जिट पोल अलग आता है। इससे भी मैं खारिज नहीं कर रहा कि क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन एक एग्जिट पोल का भी एक अपनी एक चलन चल गया है, उसी तरह से ये सारा है स्थितियां। मैं एक बार फिर आना चाहूंगा, मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। जी योगेंद्र जी। जी, रिजल्ट में आपको बहुत बड़ा वक्त नहीं बचा है और स्थितियां सबके सामने हैं। क्या नीतीश वापसी कर पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, जो भी अंतिम रिजल्ट आएगा कल, हम सबको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें तो एनडीए गठबंधन महागठबंधन की तुलना में थोड़ा पीछे दिखाई देता है अभी, लेकिन स्थितियां परिवर्तित भी हो सकती है कल। एक्चुअली क्या है, हमको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि 15 साल अगर कोई भी राज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उससे एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से हो सकती है। लेकिन इन 15 सालों में जो बदलाव बिहार में आए हैं, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट में देखें, आप देखिए कि जब हम पढ़ते थे 98-99 में तो अपहरण करके मूवी आया करती थी, आप देखिए, जहां पे इस तरह की शूल बनी, गंगाजल बनी, तो जो 2005 तक इनका राज रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं वो चीज देखनी पड़ेगी। अब ये हो सकता है कि नया वोटर है, उसके वो परिदृश्य ध्यान में नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे देख लें हम, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फ्रंट पे देख लें हम, और चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे देख लें, चाहे बजट के एलोकेशन पे देख लें, तो 10 टाइम्स बजट हुआ है, तो काम हुआ है। लेकिन अब जनता की नाराजगी है या नहीं है, ये कल स्पष्ट हो जाएगा। और जो भी होगा हम इस पे बहुत अच्छे से बहस करेंगे योगेंद्र जी। मुझे लगता है आपको थोड़ा समय देना चाहिए इस पे, जो भी। हाँ बिल्कुल जी, इंतजार करना होगा। चलिए अरुण शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, रिजल्ट से पहले का एक मैं दावा चाहूंगा आपका कि क्या गठबंधन सरकार में जाएगा या फिर नीतीश की वापसी होगी? देखिए योगेंद्र, एग्जिट पोल और रियल रिजल्ट ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। रियल रिजल्ट का तो प्रामाणिकता स्थापित है, तो लेकिन ये जरूर है, पिछले कई बार इनकी जो भविष्यवाणियां होती हैं, मैं आपका
ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस शनिवार को जो गया शनिवार है उसमें दुनिया की 2 डिफरेंट जगह से, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, एक सा मैसेज निकला है। मेरा इशारा है अमेरिका में सैटरडे को और बिहार में एग्जिट पोल भी सैटरडे को आए हैं। इशारा ये है कि अगर आप बहुत अहंकारी हैं एज ए राजा, एज ए रूलर, अगर आप बहुत अहंकारी हैं, आपकी सुनने की क्षमता समाप्त हो गई है, आप विशेषज्ञों को भी नहीं सुनते हैं, मनमानी से चलाना चाहते हैं, विपक्ष को बिल्कुल चींटी की तरह मानते हैं, तो दोनों रिजल्टों में एक समानता यह है कि जो प्रारंभिक तौर पे विपक्ष आपको बहुत कमजोर सा दिखाई देता है, जो दोनों केस में था, तेजस्वी और नीतीश जी में कोई कंपैरिजन नहीं था जब ये खेल शुरू हुआ। और इसी तरह जो बाइडेन की उम्र को लेके बहुत समस्या थी, ट्रंप साहब को बार बार कह रहे थे ये स्लीपी बाइडेन है, तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि कोई मैच नहीं है, लेकिन मैंने बताया दोनों नतीजे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अगर शासक बहुत अहंकार में है, सुनना उसने बंद कर दिया है, विशेषज्ञों की नहीं सुनता है, अपनी मनमर्जी चलाता है, विपक्ष को गांठता नहीं है, दूसरी कोई ओपिनियन उसको चाहिए ही नहीं, तो वही जनता जो कल तक बिल्कुल शांत दिखाई देती थी आपका तख्ता पलट सकती है। ये सैटरडे का मैसेज है। मुझे पूरी संभावना लगती है कि महागठबंधन की वहां सरकार बनेगी। उसकी वजह यह है, नीतीश जी ने एक तो पिछले 5 साल का हिसाब करें, 10 साल तो मान लिया उन्होंने कुछ किया होगा तो ही दोबारा आए, लेकिन आप पिछले 5 साल का देखिए, वो इलेक्शन लड़े लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर। लालू यादव की पार्टी को इनसे ज्यादा वोट मिले, फिर भी उन्होंने वो बड़प्पन दिखाते हुए कि इनको बनने का मौका दिया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो जनादेश साफ साफ आरजेडी और महागठबंधन की तरफ था। बीच रास्ते में इन्होंने राह बदल दी कुछ गणना करके, तो उससे जनता के मन में क्रेडिबिलिटी का सवाल पहली बार नीतीश जी के लिए आया कि यार ये विश्वास करने योग्य है या नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हैंडल किया नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने साफ कहा था जो जहां है वहीं रहो, कहीं आने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से उनको आने के बाद भी ट्रीट किया गया, कोरोना को जिस तरीके से उन्हें हैंडल किया, और बेरोजगारी तो खैर पूरे देश में है, पर बिहार में तो ये बिल्कुल आकाश तोड़ के निकली हुई है, करीब 46% इसका रेशो है। तो वो जो नौजवान तबका है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वो रिलेट कर पाए से। हम रिजल्ट का इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से एग्जिट पोल एक ये कह सकते हैं कि थोड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वैसा ही परिणाम आए। कई बार लेकिन यहाँ जो भरोसा उस टीम को जो है, जैसे शहनवाज हुसैन ने कहा है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, कि कल सुबह तक यानी कि मंगलवार सुबह तक खुशी मना ले तेजस्वी, उसके बाद में दोपहर बाद तो उनको शांत होकर के रेस्ट ही करनी है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू मिलकर के सरकार बना रहे हैं, यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी। खैर चले, लेकिन चिराग पासवान ने एक ये कहें कि उनका क्या होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि बिहार में कितना भविष्य रह गया है। पासवान के बिना चुनाव लड़े चिराग पासवान, और चिराग का क्या रहेगा, क्योंकि एग्जिट पोल भी बहुत ज्यादा उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। खैर चले, लेकिन देखने वाली बात रहेगी। मुकाबला बहुत कड़ा है, रोचक है, और कल 2 सरकारों के भविष्य का फैसला होने वाला है। मध्य प्रदेश में शिवराज अपनी बाजी बचा पाएंगे, और बिहार में नीतीश कुमार जनता खारिज करती है, वापस बैठाती है, तो सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।